द इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप, जिसमें अब तक आपने सीमा हैदर को लेकर हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा देखा। इन इन्वेस्टिगेशन का दूसरा सिरा जुड़ता है नेपाल तक। सचिन के साथ सीमा नेपाल के जिस होटल में 7 दिन तक रुकी थी, उसे एबीपी न्यूज ने आज ढूंढ निकाला। हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय काठमांडू के विनायक होटल पहुंचे और यहां से ऐसे ऐसे खुलासे हुए जो सीमा पर शक का दायरा बढ़ाने वाले हैं। मैं पहुंच गया हूं काठमांडू में उस ठिकाने पर जहां सीमा हैदर और सचिन ठहरे थे। यहां वो 7 दिन तक रुके थे और जो शादी की थी उस शादी के भी गवाह यहां मौजूद हैं। यही तस्वीर थी। आप पहचानिए कौन कौन था? सीमा और सचिन। नेपाल में सीमा हैदर पर क्या सबूत मिले? काठमांडू में सीमा किससे छिपकर बातें करती थी? होटल में सीमा की सीक्रेट बातें किसने सुनी? आईएसआई के किस एजेंट ने सीमा को नेपाल बॉर्डर पार कराया? आज इन सब का खुलासा होने जा रहा है। एबीपी न्यूज की टीम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए काठमांडू पहुंची तो कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली। काठमांडू पहुंचकर एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने वो होटल ढूंढ निकाला जहां सीमा हैदर ठहरी थी। उन चश्मदीदों को ढूंढ निकाला जिन्होंने सीमा हैदर को देखा था। मैं पहुंच गया हूं काठमांडू में उस ठिकाने पर जहां सीमा हैदर और सचिन ठहरे थे। पहले एड्रेस देखिए, न्यू विनायक रोलपा लिखा हुआ है और इसी न्यू विनायक रोलपा में ये यहाँ पर ये दिखाईगा नया बस पार्क लिखा हुआ है। देखिए न्यू विनायक रोलपा और न्यू बस पार्क काठमांडू आगे लिखा हुआ है। काठमांडू में न्यू बस पार्क का इलाका है, यहाँ पर वो रुके हुए थे। ये हम इस होटल के भीतर प्रवेश कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहली जो उनकी मुलाकात हुई थी आमने सामने वो यहीं पर हुई थी। यहाँ वो 7 दिन तक रुके थे और जो शादी की थी उस शादी के भी गवाह यहां मौजूद हैं। एबीपी न्यूज की इस तहकीकात में और क्या क्या सबूत मिले और सीमा हैदर से जुड़े और क्या क्या सुराग मिले? सीमा हैदर के नेपाल बॉर्डर पार करने को लेकर क्या सीक्रेट जानकारी मिली, ये भी बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए इस तफ्तीश के लिए नेपाल तक जाने की जरूरत क्यों पड़ी। तारीख 10 मार्च 2023, जगह काठमांडू, नेपाल। हर रोज की तरह काठमांडू के एयरपोर्ट पर शारजाह से भी कुछ लोग पहुंचे। उस भीड़ में एक ऐसी महिला भी थी जो झूठ और फरेब की बुनियाद पर अपने मंसूबों को हकीकत में बदलने के लिए निकली थी। हिंदुस्तान आने से पहले सीमा हैदर 2 बार नेपाल पहुंची थी। पहली बार वो 10 मार्च अकेले ही कराची से शारजाह पहुंची और फिर शारजाह से नेपाल की राजधानी काठमांडू में वो 17 मार्च तक रुकी और इस दौरान उसके साथ सचिन भी मौजूद था। 17 मार्च को सचिन वापस हिंदुस्तान लौट आया, लेकिन सीमा नेपाल से शारजाह होते हुए वापस कराची लौट गई। पूछताछ में सीमा ने बहुत सी बात सच बताई है और बहुत सी बातें झूठी, जिसका खुलासा एबीपी न्यूज के कैमरे पर हुआ। सीमा ने बताया था वो पहली बार जब कराची पहुंची 7 दिन तक वहां रुकी। पहले वहां सीमा और सचिन ने जालसाजी की, इस पर से पर्दा उठ चुका है। एबीपी न्यूज की टीम ये जानकर हैरान रह गई कि सीमा और सचिन के किस्से जितने हिंदुस्तान में चर्चित हो रहे हैं उतने ही नेपाल में भी। लेकिन नेपाल से सीमा और सचिन के वो झूठ भी निकलकर सामने आने लगे जो वो अब तक पुलिस और मीडिया के सामने बताते रहे हैं। क्योंकि नेपाल के जिस पशुपतिनाथ मंदिर में दोनों की शादी की बात हो रही है वो झूठ है। विनायक होटल के मालिक गणेश ने एबीपी न्यूज को बताया कि दोनों ने होटल के उसी कमरा नंबर 204 में शादी की थी जहां वो 7 दिन तक रुके थे। पहले सचिन आया, उन्होंने रूम बुक किया तो उसके बाद सीमा आई। हमको भी लगा शायद कि क्या पता हो पति पत्नी, पर शादी तो बाद में किया उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में। नहीं, वो लोग पशुपति में नहीं किया था, वो जो सिंदूर डाले वो लोग ने रूम में ही शादी किया। ये इनके रूम की है, रूम नंबर 204 में सिंदूर लगा रही है। सिंदूर लगाते हुए सीमा हैदर रूम नंबर 204 में।
ये आपको कैसे मिला, उसने दिया था क्या? नहीं, वो लोग ने ये महीने आपको टिकटॉक से निकाला था। एबीपी न्यूज संवाददाता होटल मालिक का ये दावा सुनकर चौंक गए, क्योंकि सीमा और सचिन तो लगातार मंदिर में शादी की बात कह रहे थे। अभिषेक उपाध्याय ने और परतें खोलने की कोशिश की। दूसरा सवाल था, क्या दोनों ने होटल में रुकने के लिए सही नाम पता दर्ज किया था या इसमें भी धोखा था? सीमा कितनी शातिर है, इसका अंदाजा अब आपको आसानी से लग जाएगा, क्योंकि सीमा और सचिन ने विनायक होटल में फर्जी नाम और पते के सहारे ही कमरा बुक किया था, जिसका खुलासा भी होटल मालिक गणेश ने किया। रजिस्टर है, बड़ी जानकारी है कि फेक नेम से रुके दोनों सचिन और सीमा हैदर, ये हमको पता चल रहा है। अपना नाम से कहीं नहीं रुके। हाँ सर, इसमें उनका नाम नहीं है। उनका नाम नहीं है सर, अभी हम लोग बहुत धुना मिला ही नहीं, मतलब फेक नाम से रुके। फेक नाम है शायद। अच्छा, फेक नाम से रुके, इसलिए आप इसमें ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं। बस आप चेहरे से पहचान रहे हैं कि यही रुके। चेहरे से मैं पहचान लूंगा सर। तो ये तो फागुन में 10 तारीख को, मतलब मार्च के महीने में 10 तारीख को, ये तो आपको एक हफ्ता यहाँ रुके थे ना? एक हफ्ता। हाँ सर, एक हफ्ते से भी शायद ज्यादा ही रुके थे, 8-9 दिन ऐसे रुके। नेपाल में सीमा और सचिन ने तमाम झूठ बोले, कभी फर्जी नाम और पता दर्ज कराया, तो कभी अपनी कुछ और पहचान बताई। सीमा ने किसी को ये भनक तक नहीं होने दी कि वो पाकिस्तान की रहने वाली है। सीमा और सचिन बहुत पहले ही ये तय कर चुके थे, वो नेपाल में 10 मार्च को मिलेंगे, और सीमा से मिलने के लिए सचिन एक दिन पहले ही नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंच गया। सचिन ने 9 मार्च को ही होटल विनायक में कमरा बुक किया और ये फर्जी जानकारी दी थी कि सीमा उसकी पत्नी है, जो एक दिन बाद आने वाली है। कुछ एड्रेस बताया था इंडिया में, कहाँ से आया ये नहीं बताया? नहीं, उन्होंने बोले थे हमको पहले फर्स्ट में इंडिया से आए, तो हमने ज़्यादा ये नहीं किया था। अभी वो लोग इंडिया से आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं, टेम्पल। तो पैसा कौन सा इस्तेमाल किया? इंडिया का रुपया इस्तेमाल किया? इंडियन रुपीस। यानी कदम कदम पर झूठ की बुनियाद, और उस बुनियाद पर खड़ा किया गया प्यार का ऐसा मकड़ जाल जो हिंदुस्तान की सिरदर्दी बढ़ा रहा है। सवाल तो ये भी, 7 दिनों तक सीमा और सचिन ने नेपाल में क्या किया? पूछताछ में सीमा ने कुछ ऐसी बातें भी भारतीय जांच एजेंसियों को बताई हैं, जो नेपाल की हकीकत से मेल नहीं खाती। नेपाल में दोनों ने होटल में ये जानकारी दी थी कि वो घूमने पहुंचे हैं, जबकि उनका मकसद तो कुछ और ही था। यही तस्वीर थी। इसमें आप पहचानिए कौन कौन था? सीमा और सचिन। सीमा और सचिन। देखिए, ये तस्वीर, इन्होंने इस तस्वीर की पहचान भी कर ली कि सीमा और सचिन दोनों यहाँ पर थे। क्या बताया था? घूमने के लिए आई थी। अच्छा, बताया था घूमने के लिए आए हैं। क्या बताया था, कहाँ से आए हैं? इंडिया से आए हैं। सीमा का मकसद हकीकत में क्या है, ये अभी साफ नहीं, लेकिन इतना साफ है, वो शुरुआत से ही हिंदुस्तानी लिबास में लोगों की आंखों में धूल झोंकती रही है। सीमा हैदर जैसे ही पाकिस्तान की सीमा लांघती थी, उसका रंग ढंग और वेशभूषा सब बदल जाता था, क्योंकि नेपाल में भी वो ठीक उसी गेटअप में रहती थी जैसी वो हिंदुस्तान में नजर आती है, ताकि नेपाल के लोग भी उसके पाकिस्तानी होने पर शक न कर पाएं। तो 7 दिन जब यहाँ बैठे थे तो दिन भर का क्या होता था? कहीं बाहर जाना वाना? वो बाहर जाते थे घूमने के लिए। हाँ जी। तो आपको नहीं पता था कि ये जो लड़की है ये पाकिस्तान की? ये नहीं पता था? नहीं, हमारे को कुछ नहीं पता होता है। नहीं। तो आपसे सीमा हैदर बात करती थी आपसे? टिकटॉक पनि बनाई थी। इसका टिकटॉक बनाई थी? हाँ। इस बच्चे के साथ में टिकटॉक बनाई थी। कोई कहता है कि सीमा प्रेम में दीवानी है, तो किसी को ये साजिश की कहानी लगती है, क्योंकि सीमा पर शक करने की तमाम वजह हैं। सीमा की एक खासियत ये भी है, वो पल भर में किसी का दिल जीतने में कामयाब हो जाती है, जैसा उसने नेपाल में किया। बातें बहुत करती है, लोग बताते हैं, जहां जाती है घुल मिल जाती है, एकदम से बात खूब करती है ना? बात खूब करती। एक सवाल सीमा के नेपाल से भारत आने को लेकर भी है। क्या कोई तीसरा शख्स है जिसने भारत में दाखिल होने में उसकी मदद की? इस पॉइंट को लेकर जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। आईबी ये पता लगाने में जुटी है, क्या सीमा हैदर ने नेपाल से भारत में एंट्री करने के लिए किसी मानव तस्कर गिरोह की मदद ली थी?
सीमा पहली बार जब 10 मार्च को नेपाल पहुंची थी तो 17 मार्च को वापस कराची चली गई, लेकिन दूसरी बार 10 मई को 4 बच्चों के साथ नेपाल पहुंची। फिर 11 मई को काठमांडू से पोखरा बस में गई। इसके बाद 12 मई को पोखरा से भारत के लिए निकली। ये यात्रा भी उसने बस से ही की। यहां वो यमुना एक्सप्रेसवे पर उतरी जहां सचिन ने उसे रिसीव किया और फिर ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा पहुंच गई। नेपाल में जो हमने इन्वेस्टिगेशन की, जो चश्मदीदों के बयान दर्ज किए, उससे एक बात तो साफ हो गया कि सीमा ने भारत में घुसने के लिए बेहद ही शातिराना तरीका अख्तियार किया। एक बात और साफ हो गई कि भारत में जब उसने एंट्री की तो वो बिना किसी बाहरी मदद के नहीं कर सकती, जिस तरीके से उसने एंट्री की। और यहीं पर ये सवाल पैदा होता है कि आखिर नेपाल में सीमा के मददगार कौन कौन हैं। कैमरा राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, काठमांडू। दरअसल सीमा जो बता रही है, जो कह रही है और पिछले दिनों में जो उसकी गतिविधियां रहीं, उनमें सामंजस्य नहीं है, इसीलिए कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीधे मैं आपको काठमांडू लिए चलता हूं। अभिषेक उपाध्याय आपको इनसाइड स्टोरी बताएंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपकी तहकीकात में क्या प्रमुख बातें निकलकर सामने आ रही हैं? अखिलेश, सबसे खास बात ये है कि सीमा और सचिन लगातार यहाँ भी वो गुमराह कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो अपनी पहचान छिपा रहे हैं। और ये एक बार नहीं हुआ, हमने होटल में देखा, होटल में फिर जो उन्होंने जानकारी दी, जो आईडी दी, वो झूठी थी। शादी की जो बात बताई उसके बारे में अलग तथ्य सामने आया, तो वो लगातार छिपा रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान में आके चीज़ें छिपाते हैं, उसका अलग पहलू समझा जा सकता है कि यहाँ पर परिवार है, समाज, लेकिन नेपाल में आकर के भी ये इवेजन करना, छिपाना, फिर जो सीमा का बारे में लोगों ने बताया जिस तरह से वही लीड कर रही थी। ये खबर हमको ये भी मिली, सारे खर्चे करना, सारा कुछ करना, मतलब सीमा आगे आगे चल रही थी, सचिन पीछे पीछे चल रहा था। यूँ समझ लीजिए कि सीमा को ही सचिन फॉलो कर रहा था। उसकी जो लीड इंस्ट्रक्टर थी सचिन की, वो सीमा खुद थी। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि ये मामला इतना सामान्य नहीं है जितना कि बताया जा रहा है। इसमें कई सारी कड़ियां हैं और नेपाल उसकी एक अहम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। कुल मिलाकर सवाल कई हैं और उनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। फौरन लौटते हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए द इनसाइड स्टोरी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।